पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। हिमाचल में कुदरत के कहर को आप पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे। जहां देखिए या तो पहाड़ टूट रहे हैं, लोग दब रहे हैं, चीख पुकार मच रही है, या बादल फट रहे हैं, सैलाब का रेला चल रहा है। जो भी रास्ते में है सबको लीलता धकेलता चला जा रहा है, या फिर बारिश से बौखलाई नदियां आजू बाजू जो है सबको तोड़ती बहाती चली जा रही हैं। रास्ते ख़त्म हो गए हैं। कोई छोटी बस्ती थी, वहाँ कुछ बचा नहीं। कुछ लोग थे जो अभी तक मिल नहीं रहे। कुछ गाड़ियाँ या तो पहाड़ दबा गया या नदी निकल गई, और कुछ गाड़ियाँ यूँ फंसी हैं कि निकलने की कोई उम्मीद नहीं बची। ये आज की तारीख में डरे हुए लोगों का पहाड़ है, जिंदगी की खैर मनाते लोगों का पहाड़ है। चोटियों से लेकर घाटियों तक, जहाँ कभी सब गुलजार दिखता था, वहाँ कई सदमों को समेटे पहाड़ है। विनाश का तांडव चल रहा है, बर्बादी का भयावह खेल चल रहा है। हिमालय चीख रहा है, हिमालय खत्म हो रहा है, हिमालय धंस रहा है, हिमालय धीरे धीरे मर रहा है। हिमालय जिसके बारे में कभी कहा जाता था कि हिमालय मजबूत है, वो हिमालय एक बार कभी न कभी कहा जाएगा कि एक था हिमालय। पहाड़ ने अपने साथ जितने भी मुहावरे लोकोक्तियाँ थीं, सबको झुठला दिया है। तस्वीरें आपको डराएंगी, ये तबाही आपको रूह तक हिलाएगी। बस ऐसा लग रहा होगा कि पहाड़ पर जो है उसका बचना मुश्किल है। पेड़ आप देख रहे हैं, गिर रहे हैं, रास्ते मिटते जा रहे हैं, पुल टूटते जा रहे हैं, लोग भागे जा रहे हैं, और खुद पहाड़ भी अपनी बर्बादी से चीखे जा रहे हैं। तस्वीरों पर मत जाइए, बस इतना जान लीजिए कि यह या तो हिमाचल है जो बेइंतहा बर्बाद है, या फिर कभी तबाही झेलता उबरता फिर झेलता उत्तराखंड है। आज की बात मैं हिमालय को लेकर के कहूँगा, जिसके बारे में वैज्ञानिक डरावनी भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं। उन वैज्ञानिकों की पेशानी पर चिंता की लकीरें क्यों हैं, यह बस थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी तो ये जानिए कि सरकारें भी तबाही का पूरा अनुमान नहीं लगा पा रही। यह ठीक ठीक बता पाना मुश्किल हो रहा है कि बर्बाद हुआ तो कितना। अभी तो हिमाचल में विनाश का जो लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है, उसकी एक बानगी सुनिए। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है जान और माल का, थोड़ा दुखद भी है। और वहीं पर हर तरह के प्रयास केंद्र सरकार की ओर से भी राज्य की सरकार को सहायता दी गई। एनडीआरएफ की टीमें हों या एयरफोर्स की जहां आवश्यकता वो भी किया गया, और जो अन्य विभागों की ओर से मदद हो सकती थी, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए भी सड़कें लगभग 2700 करोड़ रुपए की वो अलग से मंजूर की गई, और जो नेशनल हाईवेज को लेके नुकसान हुआ है उसको भी लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी स्वयं वहां पर गए। ये हिमाचल की बात। उत्तराखंड भी तबाही की बड़ी मार झेल रहा है। लगातार हो रही बारिश से जल प्रलय जैसे हालात बन गए हैं। ऋषिकेश में बनी भगवान शिव की मूर्ति, जो भी ऋषिकेश को आप देखते हैं तो भगवान शिव की मूर्ति नजर आती है। वह कभी डूबती है तो कभी बाहर निकलती है, पानी जब कम होता है तो, और फिर मूर्ति डूबने लगती है क्योंकि पानी का रेला फिर चढ़ पड़ता है। पानी की रफ्तार ऐसी है जैसे सामने खुद पहाड़ भी खड़ा हो जाए तो नहीं बख्शेगी। पहाड़ों में लैंडस्लाइड लगातार हो रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं,
फिर कुछ कोशिश करके कोई दूसरा रास्ता निकाला जा रहा है। जब तक निकाला गया तब तक कहीं और पहाड़ गिर जाता है। अब तो जहां बस्तियां हैं उनको पहाड़ लिए लुढ़क जा रहा है। देहरादून से करीब 65 किलोमीटर दूर जाखन नाम का एक गांव है। गांव के ऊपर से सड़क गुजर रही थी। सड़क बुधवार को धीरे धीरे धंसनी शुरू हुई और देखते देखते वह सड़क धंसते धंसते गांव के सिर पर आ गई और फिर गांव के 10 मकानों को लेकर के वो नीचे चली गई। 10 दूसरे मकान जो थे वो दड़क गए क्योंकि ज़मीन धंस गई। चौड़ी चौड़ी दरारें आ गई। प्रशासन कह रहा है कि दरारें 6 इंच से 1 फीट चौड़ी हैं। उत्तराखंड में एक अनुमान है कि अब तक बारिश से जो बर्बादी हुई है वह लगभग 650 करोड़ रुपए की है और हिमाचल की बर्बादी का अनुमान यह है कि 70,000 करोड़ की बर्बादी हुई है अब तक। उत्तराखंड में जो 650 करोड़ की बर्बादी है उसमें जान नहीं है। 52 लोगों की मौत हुई है, 19 लोग लापता हैं। ये बारिश वाली बर्बादी से। इससे अलग सड़क हादसे जो हुए उनमें लगभग 50 लोग मारे गए हैं और 150 से ज़्यादा घायल हैं। और बर्बादी की दूसरी कहानी सुनी। उत्तराखंड में अब तक 2,915 सड़कें लैंडस्लाइड से डैमेज हो चुकी हैं। 64 पुलों को नुकसान पहुंचा है। 2 नेशनल हाईवे समेत 251 सड़कें बंद हैं। आखिर ऐसी तबाही क्यों हो रही है? पूरे हिमालय में कोहराम क्यों है? बस्तियों में दहशत क्यों है? लगातार पहाड़ ढह क्यों रहे हैं? सड़कें दब क्यों रही हैं? पुल टूट क्यों रहे हैं? लगातार तबाही चल क्यों रही है? क्या है कि हिमालय में साल दर साल खतरा बढ़ता जा रहा है? देखिए, जो हिमाचल में जो लैंडस्लाइड्स अभी हो रही हैं उनके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि जो स्लोप्स होते हैं पहाड़ों के वो अनस्टेबल हो रहे हैं धीरे धीरे, और उनके अनस्टेबल होने की बहुत सारी वजह होती हैं। एक तो कि एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन होता है रॉक का, उसकी वजह से भी वो स्लोप अनस्टेबल होती हैं। उसके अलावा जो है उन अनस्टेबल स्लोप्स पे जब हम हैबिटेशंस बनाते हैं या घर बनाते हैं, रोड कंस्ट्रक्शंस करते हैं, तो इस तरह के जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसकी वजह से भी जो है आसपास के एरिया में स्लोप्स जो हैं वो अनस्टेबल होने लगते हैं और धीरे धीरे वो फिर गिरने लगते हैं। तो और इसके अलावा जो लैंड सब्सिडेंस की जो हम बात करते हैं, ज़मीन जो भूस्खलन होता है वो भी उन एरियाज़ में होता रहता है, जो कि उन स्लोप्स पे लोड हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं, नेचुरल फैक्टर्स तो हैं ही अपनी जगह, लेकिन साथ साथ जो हम उन स्लोप्स पे जो हम इंटरवेंशंस कर रहे हैं और जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट हो रहा है उन जगहों पे, उन सब चीज़ों की वजह से भी जो है वो स्लोप ज़्यादा से ज़्यादा अनस्टेबल होते चले जा रहे हैं और उसकी वजह से उनका लैंडस्लाइड की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती चली जा रही है। सुना ना आपने? पहाड़ों का अपना एक व्याकरण है, उनकी अपनी एक जीवन शैली है, उनकी अपनी संरचना है। जब आप उसको छेड़ते हैं, उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, तो फिर ऐसी तबाहियां जो भी आप देख रहे हैं वो होती हैं। अभी जो वैज्ञानिक कह रहे थे वो इसी बात का इशारा कर रहे थे। विकास के नाम पर बेतरतीब तरीके से पहाड़ों को बेहिसाब काटना तोड़ना एक बड़ा कारण है। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। स्क्रीन पर जो बर्बादी की तस्वीरें हैं उनको इसलिए देखते चलिए क्योंकि उनका कारण वे वजहें हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। 27 जुलाई को हिमाचल के सोलन में एक FIR दर्ज की गई। उस FIR में शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर ने NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और उसके सहयोगियों पर आरोप लगाया कि पहाड़ों को गलत तरीके से काटा जा रहा है। कंस्ट्रक्शन में, निर्माण में वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसमें जियोलॉजिकल विभाग से सलाह नहीं ली जा रही है और ना ली गई, और इसका नुकसान हो रहा है। सच ये भी है कि सोलन और शिमला में चिकनी मिट्टी है। 4 लेन बनाते वक्त मिट्टी के डंगों के भीतर या सड़क में उसको डंप किया गया है। अब बारिश में मिट्टी फूल रही है, जिसके चलते जगह जगह या तो लैंडस्लाइड हो रहा है या सड़कें धंस रही हैं। जो जानकार हैं वे कहते हैं कि हिमालय में और हिमाचल में
4 लेन के लिए जितनी ज़मीन चाहिए होती है, खर्च कम करने के लिए उतनी ही ज़मीन ली गई, बस काम भर की जगह ली जाती है। इसके चलते सड़क के किनारे जितनी ज़मीन आपको खाली छोड़नी चाहिए ताकि पहाड़ का स्लोप बनता चला जाए, वो ज़मीन नहीं छोड़ी जाती है। वर्टिकल कटिंग की जाती है, सीधा। अब यहाँ से सड़क जाती है तो पहाड़ सीधा खड़ा है। अब जब पहाड़ सीधा खड़ा है तो उसका दबाव होगा सड़क पर, और उसकी जो मिट्टी पुलपुली सी है, कमज़ोर सी है, जब उसमें पानी जाता है और दबाव बढ़ता है तो वो या तो सड़क पर लुढ़केगा या उसके दबाव से सड़क नीचे जाएगी। ये 2 स्थितियां बनती हैं। यही हो रहा है। हिमालय का जो पूरा बेल्ट है उसमें पहाड़ों के ऊपर की मिट्टी कच्ची है। पानी के चलते उसका वजन बढ़ता है क्योंकि पहाड़ पानी सोखता है, मिट्टी ऐसी है, फिर वह कई हादसों का कारण बनता है। वैज्ञानिक जो कहते हैं आप उनको सुनिए, मेरी बात आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगी। भारी बारिश के चलते क्या होता है कि जो पानी नीचे गिरता है और जब पहाड़ से टकराता है तो पानी काफ़ी हद तक पहाड़ के अंदर भी जाता है, समाता भी है, और कुछ पानी ऊपर भी बहता है। और इस ऊपर बहने वाले पानी के कारण पानी की जो चट्टान तोड़ने की क्षमता है या काटने की क्षमता है या बहाने की क्षमता है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। इसी तरह जब पानी अंदर की तरफ जाता है तो वो पानी जब क्ले से मिलता है या सॉइल से मिलता है तो वो सॉइल और क्ले का वेट बढ़ जाता है और वो नीचे की तरफ ग्रेविटी के कारण खिसकना शुरू करती है। और जब ये नीचे की तरफ खिसकती है और ढाल अगर अनुकूल है तो यह तेज़ी से खिसकती है और उसके कारण लैंडस्लाइड होती है। हिमाचल में दरकते पहाड़ों की घटनाएं भी साल दर साल बढ़ती जा रही हैं। 2020 में 16 ऐसी घटनाएं हुई थी और 2021 में 100, 6 गुना से ज़्यादा, और 2022 में 117 लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई। इस साल जो घटनाएं लगातार चल रही हैं वो साल के आखिर में गिनी जाएंगी, फिर आंकड़ा आपके सामने आएगा। अगर आप जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट देखें तो इस बात की आशंका जताती है कि हिमाचल में अलग अलग जगहों पर 17,120 लैंडस्लाइड वेटिंग में है। वो कभी भी हो सकते हैं, पहाड़ गिर सकता है। चाहे लाहौल स्पीति हो, चंबा हो, मंडी हो, किन्नौर, कांगड़ा, शिमला, बिलासपुर, कहीं भी ले लीजिए, पहाड़ के ऊपर से गिरने की आशंका बनी हुई है। मैं आपको ये बताऊं कि पावर प्रोजेक्ट्स, रोड कंस्ट्रक्शन, बढ़ती आबादी के चलते पेड़ों की कटाई और कंक्रीट के खड़ा होते जंगल कैसे हिमालय को मार रहे हैं। सरकारी लाल फीताशाही और लापरवाही की उससे पहले एक वानगी सुनाता हूं। मंडी और कुल्लू जिले हिमाचल के, वहां तबाही का बड़ा कारण है व्यास नदी में माइनिंग का नहीं होना। यानी कि ऊपर से चट्टानें, नदी जब आती है तो चट्टानें, पत्थर, कंकड़ लेकर के आती है रेत के साथ, और वो जमा होते जाते हैं। उनकी सफाई नहीं होती, नदी की माइनिंग नहीं होती। इसके चलते रिवर बेड यानी कि नदी की जो पेटी है वो चौड़ी होती चली जाती, बढ़ती चली जाती और बढ़ती चली जा रही है। नतीजा ये है कि जो पानी नदी के बीचों बीच बहना चाहिए वह नदी के किनारे किनारे बहकर तबाही मचा रहा है, क्योंकि सैलाब आया तो रास्ता किनारों से बना हुआ है, तो किनारों की तरफ गई, उसके बाद आजू बाजू जो कुछ भी था उसको तबाह करती हुई वो नदी चली गई। यानी कि माइनिंग ज़रूरी है। अब माइनिंग के लफड़े सुनिए आप। नियम कहता है कि अगर माइनिंग करनी है नदी में तो भारत सरकार से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जिसको FCA कहते हैं, उसको लेना ज़रूरी है। कई साल हो गए लेकिन मंजूरी नहीं मिली। नतीजा ये है कि रिवर बेड बढ़ता चला जा रहा है। ऊपर से 4 लेन बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं वो अपना जितना तोड़ती हैं, कंस्ट्रक्शन करती हैं, वो सारा मलबा नदी में डाल देती, डंप कर देती। जाहिर है जब सैलाब आएगा तो आजू बाजू ज़्यादा तबाही मचाएगा, पहाड़ भी काटेगा। हमारे रिपोर्टर आपको ये दिखा रहे हैं कैसे जो सड़क बनती है वो खाई की तरफ वाले हिस्से में धंस जाती है इन दिनों में, क्योंकि मिट्टी नीचे पुलपुली है और ऊपर पहाड़ खड़ा है। इसलिए बगल की जो सड़क है, बगल की लेन है जो खाई की तरफ है, वो धंस रही है। रिपोर्ट देखिए।
इस वक्त मैं खड़ा हूँ कालका शिमला हाईवे के सोलन बाईपास में। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि थोड़ा सा दिखाएं जरा तस्वीरों को कि किस तरह से एनएचएआई ने जो ये प्लास्टिक के तरपाल लगाकर अपने पूरे रोड को टूटने से बचाने के लिए, क्षतिग्रस्त ना हो उसको बचाने के लिए ये नई तकनीक का इस्तेमाल किया है, या यूं कहें कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए तरपाल का सहारा लिया गया है। और ये देखिए कम से कम 6 से 7 फुट जो है ये सड़क जो है वो मेन रोड से नीचे बैठ गई है और पूरे डंगे जो हैं वो नीचे बैठ गए हैं। किसी तरह से इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको थोड़ी सी तस्वीर दिखाना चाहूँगा, कितना बड़ा पत्थर जो है ये सड़क पे आया है और ये ऊपर की भी तस्वीरें देखिए किस तरह से ये कितने छोटे डंगे हैं और किस तरह से जो है ये इतनी ऊपर से ये शिला जो है, ये पत्थर जो आया है और इसको तोड़ने के बाद भी ये जो साइज है कम से कम 15 से 18 फीट का ये पत्थर है, जिसको अभी भी तोड़ा नहीं गया है, सिर्फ साइड में किया गया है। और इस तरह के मार्ग जो हैं बहुत जगह NH5 पर अवरुद्ध दिख रहे हैं। ये सोलन के बाईपास की तस्वीरें हैं जहां पर ट्रक्स जो खड़े हैं लगातार खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर आवाजाही के लिए सुगम रास्तों की अभी सुविधा नहीं हो पा रही है। उसकी वजह से बहुत सा बागवानों को बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे साथ एक बागवान यहाँ पर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और क्या आपको इन रोड की असुविधा की वजह से क्या नुकसान हुआ। त्रासदी जो अभी आई है हिमाचल के अंदर, इससे जो है बागवानों को खास करके बहुत लॉस हो रखा है, क्योंकि यहाँ तो चलो हम इस टाइम नेशनल हाईवे पे है, जो गांव में सड़कें हैं, लिंक रोड्स है जी, तो उसमें वो सारे अभी तक भी थ्रू नहीं हुए हैं। हम लोग खुद भी जो अपना सेब यहाँ पे पहुँचा रहे हैं जी, इसको हम कैरी करके खच्चरों पे और क्या कहते हैं लेबर से जो है मेन रोड पे पहुँचा रहे हैं जी। तो 3 दिन के मतलब पीरियड में जो है माल यहाँ पहुँच रहा है। जितना समय जो खेत से आम मार्केट तक पहुँचाने के लिए लगना था उससे 3 गुना समय जो है वो ज़्यादा लग रहा है। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज़। जब आप शिमला जाते हैं तो आप सोलन से होकर गुजरते हैं और ये सोलन हाईवे है। आपने देखा कि सड़क के बगल वाली लेन जो है वो धंस गई। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये पहाड़ जो गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं? इसलिए गिर रहे हैं कि हमने सड़कों को बनाते समय ज़रूरी एहतियात नहीं बरते। इसलिए गिर रहे हैं कि मकान बनाते समय, वहाँ अलग अलग कंपनीज फैक्ट्रीज लगाते समय हमने पेड़ काटे, पहाड़ को तोड़ा। इसलिए गिर रहे हैं कि नदियों के भीतर जो सिल्ट है, जो मलबा है, उसको साफ नहीं किया जा रहा है। इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि विकास के नाम पर बेइंतहा विनाश का जो खेल पहाड़ों में चल रहा है वो तबाही लेकर के आ रहा है। ये सिर्फ इंसानी बर्बादी नहीं है, बस्तियाँ उजड़ रही हैं, सड़कें टूट रही हैं, पुल खराब हो रहे हैं या पुल टूट रहे हैं, ये चीख पुकार मच रही है। इसलिए नहीं कि विकास के नाम पर हम विनाश कर रहे हैं और सिर्फ इंसान के ऊपर खतरा पैदा कर रहे हैं। हिमालय भी बर्बाद हो रहा है और हिमालय मरसरा। अब आपको हिमालय के एक बड़े खतरे के बारे में बताता हूँ। 2013 में केदारनाथ की जो तबाही आई थी उसे हम सब ने देखा होगा। जो 13 के बाद बच्चे पैदा हुएंगे नहीं देखे होंगे, लेकिन 2013 की तबाही भयंकर थी। उसमें 6000 से ज़्यादा जान गई थी। 4500 गांव प्रभावित हुए थे, या तो वो ख़त्म हो गए थे या बड़े पैमाने पर तबाह हुए थे। तबाही बहुत बड़ी थी। कारण ये था कि केदारनाथ मंदिर के पीछे एक गांधी सरोवर झील है। उस झील के ऊपर बादल फटा। चूँकि उस झील में पानी जमा होते होते इतना ज़्यादा हो गया था कि बादल फटने के बाद उस झील में पानी का दबाव बढ़ा। मंदिर की तरफ जो चट्टान थी वह चट्टान उस दबाव को नहीं झेल पाई और वो वहाँ से टूटी तो फिर उस झील से एक सैलाब चला और वो सैलाब प्रलय था, तबाही था। उसने बड़े पैमाने पर कोहराम मचाया और मचाता चला गया। आज भी वो तस्वीरें देखने के बाद इंसान कांप जाता है। मगर एक सच ये है कि ऐसा हादसा कभी भी हिमालय में हो सकता है, जो 2013 में हुआ था। इसरो की ग्लेशियर और झीलों की एक स्टडी कहती है कि हिमालय में 935 ऐसे ग्लेशियर और झीलें हैं जिनके टूटने का खतरा है।
ठीक वैसे ही जैसे केदारनाथ मंदिर के पीछे गांधी सरोवर झील टूटी थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय जो दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है, वह लगातार बढ़ रहा है। हर साल हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। भूकंप के चलते कई बार पहाड़ों के ढलान इधर से उधर हो जाते हैं, यानी कि पहाड़ों का अपना जो व्याकरण है वो बिगड़ता है। ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके चलते बर्फबारी और बारिश के पैटर्न बदल रहे हैं। इसके कारण भी पहाड़ अधिक कमज़ोर हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर के पिघलने और बीच बीच में झीलों के बनने से खतरा बढ़ता जा रहा है। पहले चट्टान के ढलानों पर ग्लेशियर होते थे, इसके कारण वो चिपके रहते। लेकिन जब ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के चलते सूख जाएंगे तो जो ढलान थी वो बस यूं ही टिकी हुई है। जैसे ही पानी आएगा, बारिश होगी या फिर भूकंप, तो वो सब का सब नीचे आ जाएगा और पूरी ढलान ढह जाएगी। ये खतरा है भरभराकर नीचे आने का, और ये खतरा लगातार बना हुआ है। ग्लेशियल मेल्ट है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, और दूसरी क्लाउड ब्रस्टिंग, तो बादल फट रहे हैं जगह जगह, जिससे क्या होता है कि रेनफॉल बड़ी एबनॉर्मल हो रही है, जिससे लैंडस्लाइड्स आती है। लैंडस्लाइड्स क्योंकि हिमालयाज़ पे ज़्यादातर जगहों पे लूज स्टेटा है, अपर शिवालिक रॉक है। ग्लेशियल मेल्ट होने से एक जो मैसिव वाटर वेव्स क्रिएट हो रहे हैं पहाड़ों पे, उससे क्या होता है, वेजिटेशन भी अफेक्टेड होता है, और जो आपका सॉइल है, रॉक है, वो लूज फॉर्म में है। जब ये लूज फॉर्म में है, और जबकि हिमालयाज़ के फुटहिल्स पे मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं जो कि फर्दर बहुत सॉलिड नहीं हैं, शिस्ट और नाइस जैसी रॉक्स हैं जो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट नहीं हैं, तो उससे क्या होता है कि जितनी स्ट्रॉन्ग ये रॉक्स होनी चाहिए हिमालयाज़ पे, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हिमालयाज़ जो है वो समंदर के अंदर, टेथिस हिमालयाज़, यानी पहले ये समंदर था और इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की कोलिजन से हिमालयाज़ बना, लेकिन जो रॉक थी वो पानी के अंदर, समंदर के अंदर थी, वो सेडिमेंट्री रॉक थी जो कि लूज फॉर्म में थी। अगर यही चीज़ साउथ इंडिया में होती तो इतनी जो है वो तबाही ना होती, क्योंकि वहाँ स्ट्रॉन्ग रॉक है। अभी जो एक्सपर्ट आपको बता रहे थे उसको समझिए। दरअसल धरती जो है वो 12 अलग अलग प्लेट्स से बनी हुई है। तो पहले सब समंदर ही था, लेकिन जब प्लेट्स आपस में टकराई तो फिर वो ऊपर की तरफ उठी। तो इंडियन प्लेट, जिस पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यूरेशियन प्लेट, ये दोनों प्लेट्स जब आपस में टकराई तो हिमालय उठा। और हिमालय चूंकि उस समय तलहटी, समंदर का हिस्सा उठा, ऐसे उठा, तो जो तलहटी थी वो सतह जो है ऊपर की तरफ आई। तो हिमालय का जो ऊपर का हिस्सा है, सेडिमेंट्री रॉक है, जो मुलायम है, वो कमज़ोर मिट्टी की, इसलिए जब पानी गिरता है तो मिट्टी सोखती है और फिर वो भुरभुरी गीली होती जाती है, वज़नदार होती जाती है। पेड़ रहते हैं तो पेड़ उसको बांध के रखते हैं। कम कटाव होता है तो पहाड़ संगठित रहता है। जब 2013 में तबाही आई, प्रलय आई केदारधाम की, तो उन पहाड़ों को नुकसान कम हुआ जिन पहाड़ों पर घने पेड़ थे। उन पहाड़ों को ज़्यादा नुकसान हुआ या तबाह हो गए जिनके ऊपर से पेड़ काट दिए गए थे। ये स्थिति बनती है हिमालय के पूरे रेंज में। वो नया माउंटेन है। अब मैं आपको उत्तराखंड के जोशीमठ ले चलता हूँ। कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कि वहाँ घरों में, सड़कों में दरारें आ गई थी। शहर खाली कराया जाने लगा। कारण क्या था? ज़मीन का धंसना। अब पहाड़ की ज़मीन जिस पर अच्छा खासा बहुत पुराना शहर बसा हुआ है, वह कैसे धंसेगी?
जोशीमठ की आबादी 20,000 से ज़्यादा है और शहर एक नाजुक पहाड़ी ढलान पर बसा हुआ है। लोगों को लगा क्या है, पहाड़ है, पहाड़ तो हिल नहीं सकता है। शहर में मकान बनने लगे बेइंतहा, पेड़ काटे जाने लगे, पहाड़ों को तोड़ा जाने लगा और पहाड़ सब संभाल लेगा यह सोच करके सब कुछ अंधाधुंध बेतरतीब तरीके से बसाहट की गई। जोशीमठ में कंस्ट्रक्शन और पॉपुलेशन दोनों हाल के वर्षों में बेहिसाब बढ़े। पहाड़ पर दबाव बढ़ा। शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो इतनी बड़ी आबादी के लिए तैयार नहीं किया गया था, इसलिए पानी ज़मीन के अंदर जाने लगा जहाँ जहाँ से ड्रेनेज टूटा और ज़मीन पिलपिली होने लगी। चूँकि ढलान पर पूरा का पूरा शहर बसा हुआ था और नीचे की ज़मीन गीली होती गई, धीरे धीरे शहर धंसता गया, सड़कों पर दरारें आती गईं और मकानों की दीवारों में भी दरारें आ गईं। शहर में कोहराम मचने लगा। उस समय हमारी सहयोगी अनन्या उस शहर में थी। जोशीमठ में तब क्या स्थिति थी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इस घर में लगा लाल क्रॉस का निशान ये बताने के लिए काफी है कि इस समय जोशीमठ और जोशीमठ के लोगों पर क्या बीत रही है। इस घर पे लगा हुआ ये लाल क्रॉस का निशान ये बताता है कि ये घर जो है अब रहने के लिए असुरक्षित है और आप देखेंगे इस घर को लोग जो हैं, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, वो छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन अंदर आइए मेरे साथ, ज़रा तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दीवारों में जो दरारें हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं। आप देखिए किस तरह से ये पूरी दीवार जो है वो लगभग टूटने की कगार पर है। वहाँ से देखिए ये दीवार अब इस तरह की स्थितियाँ हो जाएंगी, कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इन तस्वीरों के ज़रिए आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या स्थिति और क्या बीत रही होगी यहाँ पर रहने वाले लोगों के। बल्कि इस पूरे एरिया की अगर हम बात करें तो लगभग 600 घर हैं, 4500 घर लगभग जोशीमठ में है। ये देखिए ऊपर तस्वीर देखिए, फ्लोर किस तरह से ये जो है वो पूरी तरह से जो धसाव है वो यहाँ पर हो गया है। और साथ ही देखेंगे अगर आप दिन पे दिन ये जो क्रैक्स के निशान है, जो दरारें हैं वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। पहले 2 से 3 इंच की जो दरारें थी वो थी, लेकिन समय के साथ साथ हर दिन ये दरारें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जोशीमठ में दरारें पड़ने का सिलसिला इस साल की शुरुआत में हुआ। 2 महीने तक चले कोहराम के बाद धीरे धीरे दरारों का आना बंद हुआ। लोगों की बिखरी हुई जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। मगर इस बार मॉनसून में जुलाई में जोशीमठ के कुछ हिस्सों में दरारें फिर से आने लगी। कुछ हिस्सों में गड्ढों की गहराइयां 8 फीट से ज़्यादा तक नजर आईं। खतरा ये है कि जोशीमठ की तरह कई पहाड़ी शहरों की स्थितियां हो सकती हैं। ये स्थिति बनी हुई है उन तमाम शहरों में जहां जोशीमठ वाली स्थिति है। एक और खतरा है पावर प्रोजेक्ट्स का। जो पावर प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो जिन हिसाब, जैसे आप मान लीजिए कि कुल्लू के इलाके में, मंडी के इलाके में बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, बेइंतहा कंस्ट्रक्शन चलता है, वहाँ का मलबा वहीं फेंका जाता है और फिर अचानक जो डैम होता है वहाँ से पानी छोड़ दिया जाता है। मंडी में 2014 के आसपास जो तबाही आई थी वो उससे अचानक पानी छोड़े जाने के कारण थी। बचपन में सोहनलाल द्विवेदी की एक कविता मैंने पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी, जो कहती है कि खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानी में। लेकिन आज की तारीख में सोहनलाल द्विवेदी को कविता लिखनी होती तो ठीक इसके उलट लिखते। वो ये नहीं लिखते खड़ा हिमालय बता रहा है, वो लिखते खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो तुम आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर। अब नहीं है ऐसा, हर संकट तूफानी में मेरे अविचल होने और खड़े रहने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। ये हिमालय है जो लगातार धंस रहा है, मर रहा है और उसके साथ पहाड़ पर जो बस्तियां हैं वो लगातार डर के साए में जी रही हैं। हिमालय का सच आज मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। आधा हिस्सा
जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।